दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं आउट ऑफ आवर माइंड्स बुक के बारे में, जिसको लिखा है केन रॉबिन्सन ने। पॉइंट 1, व्हाट इज क्रिएटिविटी। हम क्रिएटिविटी की बात तो बहुत कर रहे हैं, पर उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्रिएटिविटी असल में होती क्या है। क्रिएटिविटी हर किसी के लिए कुछ अलग हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे लोग समझते हैं कि क्रिएटिविटी कुछ ऐसा करना जो बाकी सब लोग नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ यूनिक करना, वह भी क्रिएटिविटी हो सकती है। या फिर क्रिएटिविटी ये भी हो सकती है कि बाकी जो सब लोग कर रहे हैं आप भी वही काम कर रहे हो, पर कुछ यूनिक मेथड, कुछ यूनिक तरीके का यूज करके आप उस काम को कर रहे हो, तो वह भी एक क्रिएटिविटी हो जाती है। बात करें क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी हर एक फील्ड में है। अगर हम बात करें फैशन इंडस्ट्री में, तो कपड़े पहनने में, फैशन में क्रिएटिविटी होती है। बात करें फूड में, तो अलग अलग डिश बनाने की भी एक क्रिएटिविटी होती है। ऐसे हर कैटेगरी में क्रिएटिविटी होती है। अगर मैं एक सिंपल लाइन में आपको समझाऊं तो क्रिएटिविटी का मतलब वह हो जाता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी काम, चाहे वह सब लोग कर रहे हैं वह काम हो या कुछ नया काम हो, कोई भी काम हो, उसमें कुछ यूनिक मेथड या कुछ अलग तरीके से उसको करना, वही एक क्रिएटिविटी बन जाती है। और आगे बात करें तो क्रिएटिविटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी काम को अपने तरीके से करना, कुछ इनोवेटिव तरीका बनाकर करना भी क्रिएटिविटी है। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं या जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, यह सभी क्रिएटिविटी का ही नतीजा है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर क्रिएटिविटी लोगों के अंदर नहीं होती तो वह किसी चीज़ को यूनिक तरीके से नहीं करते, और जब वह किसी चीज़ को यूनिक तरीके से नहीं करते तो कुछ नई तरीके की नई टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं चलता। अगर मैं आपको कहूं कि जब किसी ने हजारों साल पहले सोचा होगा कि मैं किसी एक दूर बैठे आदमी से बात कर सकता हूं, तो धीरे धीरे उसके नए नए तरीके निकाले, फिर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए, और वह टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम से है। वैसे ही अगर हम आज की बात करें तो आज से 4-5 साल पहले AI इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। पिछले 2-3 सालों में कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, और अब और ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इसमें अटेंशन ज़्यादा दे रहे हैं, उनको वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है। और जब आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाती है तो आप उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हो, और फिर नए नए तरीके ढूंढते हो उसमें कुछ नया करने का, और ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही बढ़ती जा रही है। तो ये है क्रिएटिविटी। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि क्रिएटिविटी एक्चुअल में क्या है। आगे यहाँ पर बात करें तो क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप जन्म के साथ लेकर आते हैं। जैसे आप कोई स्किल सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है तो आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर। उसी तरह आप क्रिएटिविटी को भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी सिर्फ जन्म के साथ ही आपको मिलेगी। आप क्रिएटिविटी सीख सकते हैं। क्रिएटिविटी में बहुत ताकत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल्स की कितनी सारी कंपनियां हैं। सैमसंग हो गया, रियलमी, रेडमी, वीवो, ओप्पो हो गई। ये सारी कंपनी एंड्रॉयड फ़ोन बनाती है, और एक एप्पल है जो एक आईफोन बनाता है। एंड्रॉयड फ़ोन में भी बहुत सारे फीचर हैं, आईफोन में भी है। नॉर्मल फीचर्स दोनों में है। फिर भी एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन इतने महंगे होते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन इतने सस्ते होते हैं। क्या कारण है? कारण है क्रिएटिविटी। आईफोन में जो चीज़ हैं, जो उनकी प्राइवेसी, सेफ्टी, उसके अलावा भी जो उनके लुक्स, मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी, सारी चीज़ जो भी उसके अंदर है, वह सब क्रिएटिव लोगों ने नए तरीकों से बनाई है। जो आईफोन में टेक्नोलॉजी है, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड में भी है। फिर भी एक इंसान एक आईफोन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उसमें जो फीचर है वह कुछ नए तरीके से है, कुछ क्रिएटिव है, तभी वह आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पॉइंट 2, ट्रबल विथ एजुकेशन। आखिर एजुकेशन सिस्टम कैसे हमारी क्रिएटिविटी के खिलाफ है? आइए जानते हैं। आज जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं वो बनाया ही इसलिए गया था कि लोगों की कमी को पूरा किया जा सके, फैक्ट्री में या किसी कंपनी में। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम को बनाने का मकसद ही था कि एक मैन पावर को इकट्ठा किया जा सके, या कहे लेबर को इकट्ठा किया जा सके, ताकि वह किसी पर्टिकुलर बिजनेस को भी ग्रो करें
और उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाएं। एजुकेशन सिस्टम की दूसरी सबसे बेकार बात है इंटेलिजेंस को चेक करने का तरीका। किसी भी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए उसकी क्लास की परफॉर्मेंस और स्कूल या कॉलेज के ग्रेड और नंबर को देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप इंटेलिजेंट ही होंगे, और यह भी जरूरी नहीं है कि अगर आपकी मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। इंटेलिजेंट होना या ना होना मार्क्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। इसमें क्रिएटिविटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो इतने बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज करी। वह भी हिस्ट्री के एग्जाम में कई बार फेल हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक कि स्कूल भी छोड़ दिया था। तो क्या आप कहोगे कि वह इंटेलिजेंट नहीं थे? तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी की भी इंटेलिजेंस को उसके नंबर से नहीं माप सकते, क्योंकि जो स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उसी का आपका फिर एग्जाम लिया जाता है। यानी कि वह तो सिर्फ आपकी मेमोरी का टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आप चीज़ों को कितने लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ का टेस्ट हुआ। उससे आप इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करेंगे? और अगर हम बात करें तो यह जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था, तो शुरुआत में क्या हुआ था कि ज़्यादा लोग इसमें एडमिशन नहीं लेते थे, तो कंपनी वालों ने भी एक रूल कंपलसरी कर दिया था कि जिनके पास डिग्री रहेगी उनको आसानी से जॉब मिल जाएगी। फिर इस एजुकेशन सिस्टम में और धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं इस उम्मीद से कि इससे हमारी गरीबी दूर होती जाएगी। और समय के साथ साथ आज इतनी ज़्यादा डिग्रियां वाले लोग हैं, फिर भी कोई जॉब नहीं है। लोगों ने सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ही ये समझ लिया है कि यही वह चीज़ है जो मेरी लाइफ को बनाएगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपकी लाइफ तो आपको बनानी पड़ेगी। आप किसी एजुकेशन सिस्टम पर, किसी बिजनेस पर या किसी इंसान पर डिपेंड नहीं रह सकते। आपकी लाइफ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज के टाइम पर हर किसी के पास कॉलेज की डिग्रियां होती है, लेकिन बढ़ती भीड़ में अच्छे लोगों को ढूंढने के लिए इन कंपनी वालों ने भी एक सिस्टम बनाया है। इसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेते हैं जो बड़े कॉलेज से आए हुए हैं या किसी नामी कॉलेज से आए हुए हैं। यानी आज के टाइम पर एजुकेशन में इतना कुछ बदल चुका है कि लोगों को कितना आता है ये फ़र्क तो बाद में पड़ेगा। पहले फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। ये आपको समझना पड़ेगा कि आज के समय पर एजुकेशन इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है। शिक्षा के नाम पर नहीं, सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम पर आपको जॉब मिलती है। और आज के समय पर ये जो स्थिति है, इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज मैटर करते हैं। आने वाले और 8 से 10 सालों में जब हर स्टूडेंट बड़े बड़े कॉलेज से निकलने लगेगा, फिर उनके ऊपर एक बैरियर सेट कर दिया जाएगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो बिल्कुल ये ऐसा है, एक छन्नी की तरह है। मतलब जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और जो अच्छा माल है, अच्छे बच्चे हैं, वह छन जाते हैं। फिर अगर ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे आने लगेंगे नीचे वाली छलनी पर, फिर उसके नीचे एक और छलनी लगा दी जाती है ताकि फिर उसमें से और ज़्यादा प्योर माल निकले। फिर अगर वहाँ पर भीड़ हो जाए तो फिर एक और छलनी लगा दी जाती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वह बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ पर आपको कंपटीशन करना पड़ता है। हर चीज़ में कंपटीशन हो चुका है। हर एजुकेशन के हर फील्ड में इतने लोग हो चुके हैं कि एक जॉब के लिए हज़ारों लोग, करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं। अगर एजुकेशन को सबसे बेस्ट बनाना है तो सबसे पहले यह कुछ चीज़ें हैं जिनमें सुधार लाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब पाना नहीं होना चाहिए। जब तक एजुकेशन का पर्पज या मतलब लोगों के लिए जॉब पाना रहेगा, तब तक लोग सिर्फ जॉब पाने के लिए पढ़ेंगे, ना कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा रीज़न, अगर किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस आपको चेक करनी है कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, या वह कैसे सोचता है, ये सारी चीज़ मार्क्स के हिसाब से पता नहीं किया जा सकता। इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लगता है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को ज़रूरत है नए एनवायरनमेंट की। हमारे एजुकेशन सिस्टम का एनवायरनमेंट चाहिए। आप कॉलेज की बात करें या स्कूल की बात करें या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, आप किसी भी जगह की बात कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ यही बात होती रहती है कि मेरे इतने कम नंबर आए हैं, इसके इतने नंबर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ मार्क्स मैटर करते हैं। कोई एजुकेशन का असली पर्पज पर बात ही नहीं करता। कोई एजुकेशन के बारे में सोचता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए। और यह जो नंबर वाला एनवायरनमेंट है,
जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट 3, द रूट्स ऑफ क्रिएटिविटी। केन रॉबिन्सन बताते हैं कि हर कोई नेचुरल क्रिएटिव क्षमताओं के साथ पैदा होता है, लेकिन इन क्षमताओं को हमारे एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस द्वारा पोषित या दबाया जा सकता है। कल्पना करें कि जब आप छोटे बच्चे थे, आपको चित्र बनाना, कहानियां बनाना, ब्लॉक से चीजें बनाना या सुपर हीरो बनने का नाटक करना पसंद था। इससे पता चलता है कि सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से क्रिएटिव होते हैं। वे दुनिया को नए तरीकों से देखते हैं और इस बात की चिंता किए बिना कि वे सही हैं या गलत, अनोखे विचार लेकर आते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अक्सर अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें कैसे पढ़ाया जाता है और समाज हमसे क्या उम्मीद करता है। स्कूल में आपको सख्त नियमों का पालन करने, तथ्यों को याद रखने और परीक्षा पास करने के लिए कहा जा सकता है। कल्पना के लिए कम समय होता है और सही उत्तर पाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इससे आप गलतियां करने से डर सकते हैं और गलतियां करने से डरना आपको नई चीजें आजमाने से रोक सकता है। क्रिएटिविटी को जीवित रखने के लिए इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसका मतलब है लोगों, खासकर बच्चों को अपने विचारों को तलाशने के लिए समय और स्थान देना, उन्हें सवाल पूछने, अपने तरीके से समस्याओं को हल करने और गलतियां करने से न डरने के लिए एनकरेज करना बहुत जरूरी है। जब शिक्षक, माता पिता और दोस्त क्रिएटिव थिंकिंग का सपोर्ट करते हैं तो यह लोगों को इमेजिनेटिव बने रहने में मदद करता है। रचनात्मकता का मतलब सिर्फ कला या संगीत में अच्छा होना नहीं है। यह किसी भी विषय या काम में नए तरीके से सोचना है, चाहे वह गणित की समस्या को हल करने का नया तरीका निकालना हो, कोई दिलचस्प कहानी लिखना हो या खेलने के लिए कोई नया खेल बनाना हो। क्रिएटिविटी जीवन के सभी हिस्सों में यूजफुल है। सरल शब्दों में, हर कोई क्रिएटिव पैदा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ टीचिंग मेथड्स और सामाजिक दबाव हमारी क्रिएटिविटी को कम कर सकते हैं। क्रिएटिविटी को जीवित रखने के लिए हमें ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की ज़रूरत है जो हमें अलग तरह से सोचने, नए विचारों को तलाशने और गलतियां करने से न डरने के लिए एनकरेज करे। रचनात्मकता सभी क्षेत्रों में वैल्यूएबल है, न कि केवल कला में, और यह हमें समस्याओं को सुलझाने तथा विश्व को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करती है। पॉइंट 4, द रोल ऑफ आर्ट। केन का मानना है कि रचनात्मकता विकसित करने के लिए कलाएं जरूरी हैं। वह बताते हैं कि कलाएं लोगों को क्रिएटिवली सोचना और खुद को ऐसे तरीके से एक्सप्रेस करना सीखने में मदद करती हैं जो शायद दूसरे तरीके नहीं कर पाते। कलाएं क्या हैं? कलाओं में ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, नृत्य, थिएटर और लेखन जैसी एक्टिविटीज शामिल हैं। ये एक्टिविटीज लोगों को अपनी कल्पना का यूज करने और कुछ नया और अनोखा बनाने में मदद करती हैं। कलाएं हमारी कैसे मदद करती हैं? कलाएं हमें अपने विचारों, भावनाओं और विचारों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका देती हैं। कभी कभी सिर्फ शब्दों में यह कहना मुश्किल होता है कि हम क्या महसूस करते हैं। चित्र बनाना या कविता लिखना हमें अपनी भावनाओं और विचारों को एक अलग तरीके से दिखाने में मदद कर सकता है। जब आप कलाओं में लगे होते हैं तो आपको अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको यह पता लगाने की ज़रूरत हो कि सही शेड पाने के लिए रंगों को कैसे मिलाया जाए या संगीत का कोई मुश्किल टुकड़ा कैसे बजाया जाए। ये चुनौतियाँ आपको क्रिएटिवली सोचना और सॉल्यूशन निकालना सिखाती हैं। कला आपको एनालिसिस करने और डिसीजन लेने में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी नाटक में अभिनय करते समय आपको अपने चरित्र को समझने और यह सोचने की ज़रूरत होती है कि वे अलग अलग स्थितियों में कैसे काम करेंगे। इससे आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स विकसित करने में मदद मिलती है। कई आर्ट एक्टिविटीज़ में दूसरों के साथ काम करना शामिल होता है, चाहे वह किसी बैंड में परफॉर्म करना हो, किसी नाटक में अभिनय करना हो। कला आपको सिखाती है कि टीम के हिस्से के रूप में कैसे काम करना है और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स की सराहना कैसे करनी है। कला से आप जो स्किल सीखते हैं वे रोज की जिंदगी में यूजफुल होती हैं। क्रिएटिवली सोचने में सक्षम होने से आपको न केवल आर्ट क्लास में बल्कि सभी विषयों में नए विचारों के साथ आने में मदद मिलती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सहयोग और खुद को क्लियरली एक्सप्रेस करना ऐसे स्किल हैं
जिनका यूज आप अपने पूरे जीवन में स्कूल, काम और पर्सनल रिलेशनशिप्स में करेंगे। रॉबिन्सन का तर्क है कि स्कूलों को कला को सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहिए। अक्सर जब स्कूलों में बजट की समस्या होती है तो आर्ट प्रोग्राम्स में सबसे पहले कटौती की जाती है, लेकिन यह एक गलती है। कला के बिना छात्र इंपॉर्टेंट क्रिएटिव स्किल्स विकसित करने के अवसरों से चूक जाते हैं। कला को गणित और विज्ञान जितना ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि वे छात्रों को यूनिक एंड वैल्यूएबल तरीकों से बढ़ने में मदद करते हैं। सरल शब्दों में, कलाएं क्रिएटिविटी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे हमें अपने विचारों और भावनाओं को एक्सप्रेस करने, समस्याओं को हल करने, क्रिटिकली सोचने और दूसरों के साथ काम करने में मदद करती हैं। कला में भाग लेने से हमें जो स्किल प्राप्त होते हैं वे जीवन के सभी क्षेत्रों में यूजफुल होते हैं। छात्रों को इन आवश्यक स्किल्स को विकसित करने में मदद करने के लिए स्कूलों को सिलेबस में कला को प्रमुख स्थान देना चाहिए। पॉइंट 5, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस नए और इमेजिनेटिव तरीकों से सोचने की क्षमता है। यह दूसरे तरीकों की इंटेलिजेंस से अलग है, जैसे गणित में अच्छा होना या फैक्ट्स को याद रखना। यह उन चीजों के बीच रिलेशन देखने में सक्षम होने के बारे में है जिन्हें दूसरे शायद न देख पाए, और उन संबंधों का यूज करके कुछ नया और वैल्यूएबल बनाएं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले लोग देख सकते हैं कि अलग अलग विचार और चीजें एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। एग्जाम्पल के लिए, वे देख सकते हैं कि विज्ञान के कॉन्सेप्ट का यूज कला के किसी टुकड़े में कैसे किया जा सकता है, या इतिहास की कोई कहानी आधुनिक आविष्कार को कैसे प्रेरित कर सकती है। क्रिएटिव लोग अक्सर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। वे दुनिया के बारे में उत्सुक होते हैं और समझना चाहते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। यह जिज्ञासा उन्हें नए विचार लाने में मदद करती है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में दूसरों से अलग सोचना शामिल है। इसका मतलब है कि सिर्फ काम करने के सामान्य तरीके का पालन करना नहीं, बल्कि नए तरीके खोजने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के लिए, गणित की प्रॉब्लम को हमेशा की तरह हल करने के बजाय वे कोई नया तरीका खोज सकते हैं जो आसान या तेज हो। क्रिएटिव इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए आपको शिक्षकों, माता-पिता और दोस्तों से प्रोत्साहन की जरूरत होती है। जब लोग आपके क्रिएटिव विचारों और प्रयासों का सपोर्ट करते हैं, तो इससे आपको अपनी क्रिएटिविटी में ज्यादा आत्मविश्वास बनने में मदद मिलती है। किसी भी स्किल की तरह क्रिएटिव इंटेलिजेंस अभ्यास से बेहतर होती है। ऐसी एक्टिविटीज करना जिनमें क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता होती है, जैसे कि ड्राइंग, राइटिंग या संगीत बजाना, आपको ज्यादा क्रिएटिव बनने में मदद कर सकता है। नई चीजें आजमाना और रुचि के वेरियस एरियाज की खोज करना आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है। यह कोई नया शौक सीखना, अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ना या चीजों को करने के नए तरीकों के साथ प्रयोग करना हो सकता है। समस्याओं को हल करने के लिए क्रिएटिव इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है। जब किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो क्रिएटिव विचारक ऐसे अनोखे समाधान निकाल सकते हैं जिन पर दूसरे विचार नहीं कर सकते। क्रिएटिव इंटेलिजेंस से इनोवेशन होता है। इसका मतलब है नए प्रोडक्ट, विचार या तरीके बनाना जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकें। कई आविष्कार और उन्नति लोगों द्वारा अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का यूज करके की जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा बदलती रहती है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस लोगों को अनुकूलन करने में मदद करती है। जब नई समस्याएं या परिस्थितियां आती हैं, तो क्रिएटिव थिंकर उनसे निपटने के लिए नए तरीके खोज सकते हैं और उन्हें समायोजित कर सकते हैं। सरल शब्दों में, क्रिएटिव इंटेलिजेंस नए और इमेजिनेटिव तरीकों से सोचने की क्षमता है। इसमें कनेक्शन देखना, सवाल पूछना और अलग तरीके से सोचना शामिल है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए प्रोत्साहन, अभ्यास और इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। समस्याओं को हल करने, नवाचार करने और बदलाव के अनुकूल होने के लिए इस प्रकार की इंटेलिजेंस जरूरी है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस को पोषित करके हम बेहतर समाधान निकाल सकते हैं और दुनिया को अधिक दिलचस्प और कुशल जगह बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।